हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत लोग होते हैं जो अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ मेरे विपरीत हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप देखिए, जिनकी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं वही वही एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं किताबों के लिए, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो जिनके पास संसाधन ना होते हुए भी सफल होते हैं। तो आप अपनी किस्मत को मत कोसिए, आपके पास जो है वो बहुत है। आप उतने ही सीमित संसाधनों में भी भरपूर तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि कृषि सुधारों से कारोबारी बनेंगे किसान, ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। और दूसरा है कोर्ट में लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणी नुकसानदायक। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार के ऐतिहासिक कृषि सुधारों से किसानों के कारोबारी बनने के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम भी पद्म भूषण से सम्मानित केंद्रीय नेता के नाम पर किया है। इस कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। कृषि सुधारों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो अवसर पैदा हो रहे हैं उससे खेती और किसानों की भूमिका बदल जाएगी। खेती उद्यम और किसान अन्नदाता की जगह उद्यमी बन जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में दूध, चीनी और गेहूं के अधिक उत्पादन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उद्यम के ऐसे मॉडल देश को आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कोर्ट में लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणी नुकसानदायक। लंबित मामलों में मीडिया की टिप्पणी न केवल जजों को प्रभावित करने का प्रयास है बल्कि वे उनके फैसले पर असर डालने की कोशिश भी है। यह कोर्ट की अवमानना की तरह है। यह बात अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लंबित मामलों में खास तरह की मीडिया रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए मंगलवार को शीर्ष कोर्ट में कही है। उन्होंने कहा कि ये न्यायाधीशों की सोच को प्रभावित करने वाली और न्यायिक संस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से वर्जित है और इससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो सकती है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण और पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 में अवमानना मामले में न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वर्चुअल सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कोर्ट में लंबित मामलों पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की टिप्पणियों का उल्लेख किया। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कोरोना से उबरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। संक्रमण से उबरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा के सैनफोर्ड में पहली रैली को संबोधित किया। कोरोना के खतरे को नकारते हुए ट्रंप ने कहा कि आज से 22 दिन बाद हम इस प्रांत को जीतने जा रहे हैं। कोरोना से उबरने के बाद मैं इतना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दर्शकों के बीच जाकर हर किसी से बात कर सकता हूं। भाषण देने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपना मास्क समर्थकों के बीच उछाल दिया। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है 20 राज्यों को 68,825 करोड़ उधार लेने की मिली इजाज़त। दूसरी न्यूज़ है राशन वितरण में स्थानीय उपज को मिलेगी प्राथमिकता और आसान नहीं होगा चीन से लाइट का आयात। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 20 राज्यों को कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इन राज्यों को 68,825 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की इजाज़त दे दी है। इसके तहत ये राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 0.50% के बराबर की राशि का कर्ज खुले बाजार से ले सकेंगे। इसमें मदद के लिए वित्त मंत्रालय के समन्वय में एक विशेष विंडो का प्रावधान किया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र सर्वाधिक 15,394 करोड़ कर्ज ले सकेगा। उत्तर प्रदेश को 9,703 करोड़ के कर्ज की अनुमति मिली है।
27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को कर्ज लेने के 2 विकल्प दिए गए थे। पहले विकल्प के तहत राज्यों को जीएसटी राजस्व में आई 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी की भरपाई के लिए खुले बाजार से उधार लेने को कहा गया था। 20 राज्यों ने पहले विकल्प का चयन किया। गैर राजक शासित राज्यों में किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, राशन वितरण प्रणाली में स्थानीय उपज को मिलेगी प्राथमिकता। स्थानीय अनाज को राशन प्रणाली में बांटने की योजना को सफल बनाने के लिए गांव गोदाम बनाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जनवरी 2020 तक कुल 150 करोड़ टन क्षमता वाले गोदामों के टेंडर फाइनल हुए थे, जिनमें से 1.83 करोड़ टन की भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण हो चुका है। 5.37 लाख टन के गोदाम निर्माणाधीन है। गाँव में गोदाम बनाने से जहां क्षेत्र में किसानों की उपज की सरकारी खरीद सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं उपभोक्ताओं को राशन दुकानों से उनकी पसंद का अनाज मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। सरकार की प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम के तहत गोदामों के निर्माण की योजना 22 राज्यों में चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आसान नहीं होगा चीन से लाइट का आयात। इस साल दीपावली के दौरान चीन से आने वाली एलईडी लाइट उत्पादन का आयात आसान नहीं होगा। एलईडी लाइट के घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने चीन से आने वाले उत्पादों की जांच के आदेश दिए हैं। व्यापार महानिदेशक की तरफ से जारी नियम के मुताबिक अब चीन से आने वाले लाइट उत्पादन व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खेप में से वस्तुओं को गुणवत्ता जांच के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कार्यालय में भेजा जाएगा। अगर उत्पादन जांच में भारतीय मानक के मुताबिक नहीं पाए गए तो पूरी खेप को वापस भेज दिया जाएगा या उसे नष्ट कर दिया जाएगा। नष्ट करने का खर्च आयातक उठाएगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, दांव पर संयुक्त राष्ट्र की साख। यदि कोई वैश्विक ढांचा भारत के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकता तो नई दिल्ली को नए विकल्प तलाशने होंगे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, सामाजिक अपराध की सस्ती राजनीति। आखिर कब तक यह माना जाता रहेगा कि कानूनों को कठोर करते जाने से दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध रोके जा सकते हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है, चीन की बेशर्मी। चीन जिस तरह कई बार अपनी बातों से मुकरता है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना के हरित जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के बीच यह बात खासी अखरती है कि विश्व को बहुप्रतीक्षीय बनाने की कवायद अधर में लटकी हुई है। तमाम देश बहुद्विपक्षीय में भरोसे की पैरवी तो करते हैं, लेकिन वह उनके आंतरिक अंतर्विरोध का ही शिकार हो गया है। यह बहुपक्षीय ढांचा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। यह संभवतः कोविड-19 के बाद बना सबसे अहम वैश्विक ढांचा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर इस विडंबना को दर्शाया है कि जब बहुपक्षीयता की सबसे अधिक मांग थी तो अवसर गंवा दिया गया। अब चूंकि पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही है, तो यह समय बहुपक्षीयता के अवमूल्यन के बजाय एक समग्र समाधान की दिशा में उसके उन्नयन का पड़ाव बनना चाहिए। कुछ मामलों में विपक्षीयता का संकट हैरान नहीं करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना वैश्विक ढांचा अपने समय की परिणति का ही था। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को विश्वास के संकट के आलोक में आत्मविश्लेषण की चुनौती दी। उन्होंने संस्था को उसकी कमजोरियों को लेकर चेताते हुए बहुपक्षीयता के ऐसे नए ढांचे की पैरवी की जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए, जिनमें सभी पक्षों को आवाज उठाने का अवसर मिले, जहां समकालीन चुनौतियों का समाधान निकले और मानवीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित हो। अगले साल की शुरुआत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चयनित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। मोदी ने यह भी पूछा कि उस देश को आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा जहां खुद ऐसे आधारभूत बदलाव आकार ले रहे हों जो दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उसका आशय यूएन के सुधारों को लेकर भारत में बढ़ती बेचैनी से था।
भारत जैसा देश जो अपनी भूमिका के दायरे में विस्तार का आकांक्षी है, उसके लिए यह निर्णायक पड़ाव है। यदि कोई बहुपक्षीय वैश्विक ढांचा भारत के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकता तो नई दिल्ली को नए विकल्प तलाशने होंगे। यह प्रक्रिया पहले से शुरू भी हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है सामाजिक अपराध पर सस्ती राजनीति। ऐसा कम ही होता है कि किसी संगीन मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिए जाने के बाद भी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और हाई कोर्ट में भी। हाथरस कांड में ऐसा ही हो रहा है। हालांकि अभी इसका फैसला होना शेष है कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए खुद ही पेशकश कर रखी है तब फिर भी ऐसा ही हो तो उचित, ताकि किसी तरह से संदेह की गुंजाइश ना रहे और दोषियों को जल्द दंड मिले। कोई मामला उच्चतर न्यायपालिका के पास पहुंचने का यह भी मतलब नहीं है कि उसका निपटारा आनन फानन में हो जाएगा। निर्भया कांड इसका उदाहरण है। निर्भया के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी सजा पर अमल में देरी हुई। 2012 में इस अपराध को अंजाम देने वालों को निचली अदालत ने 2013 में ही मौत की सजा सुना दी थी, लेकिन उच्चतर न्यायपालिका को अपना काम करने में करीब 4 साल लग गए। इसके बाद 3 साल की देरी इसलिए हुई क्योंकि दोषी और उनके वकील अदालत खेलते रहे। निर्भया कांड के बाद दुष्कर्म रोधी कानून को कठोर भी बनाया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि दरअसल घटनाएं तो पहले भी होती थीं, लेकिन अब उनकी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। इसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस सच का दूसरा पहलू यह भी है कि दुष्कर्म के मामले में कमी नहीं आ रही है। विडंबना यह है कि इस ओर किसी का ध्यान ऐसा क्यों नहीं जा रहा है। हाथरस कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह दुष्कर्म के मामलों में निपटने के लिए उसी तरह का सख्त कानून बनाएगी जैसे आंध्र प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले कई राज्य बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान कर चुके हैं। इसके बाद भी हालात जस के तस हैं, क्योंकि बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालतों की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी ऊंची अदालतों द्वारा उनका निस्तारण करने की गति शिथिल है। निर्भया कांड के बाद यह बार बार रेखांकित किया गया कि महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच बदलने के लिए भी कुछ करने की जरूरत है और इस जरूरत की पूर्ति घर, परिवार और समाज को करनी होगी। शायद बड़ों का कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को संस्कारी किया जा सकता है। यदि यह काम निर्भया कांड के बाद शुरू कर दिया गया होता तो बीते 8 सालों में महिलाओं के प्रति भावी पीढ़ी के नजरिए को परिष्कृत करने का एक रास्ता तय कर लिया गया होता। अगर इस रास्ते पर नहीं चला गया तो कानून कितने ही कठोर बना दिए जाएं, अपेक्षित नतीजा हासिल करने के आसार कम ही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है चीन की बेशर्मी। भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच हुई बातचीत से कोई नतीजा न निकलने पर हैरानी नहीं है। चीन की बदनीयती को देखते हुए इसके ही आसार थे कि इस बातचीत का भी वही हश्र होगा जो पिछली 6 बार की वार्ताओं का हुआ है। अब भारत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आने वाला है तो उससे निपटने के लिए कुछ अन्य उपाय करने होंगे। इन उपायों की आवश्यकता चीन के इस बेतुके बयान के बाद और बढ़ गई है कि वह लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। इस बेहुदगी का सीधा और चीन को आसानी से समझने में आने वाला जवाब यही हो सकता है कि भारत की तथाकथित एक चीन नीति को खारिज करता है और यह मानता है कि तिब्बत एवं ताइवान पर उसका अवैध कब्जा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए गए चीन के ताज़ा बयान से उस अंदेशे की पुष्टि होती है जिससे पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमांत क्षेत्रों में 44 पुलों के लोकार्पण के दौरान व्यक्त किया था। उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। चीन के इन पुलों के निर्माण पर आपत्ति जताकर उनके अंदेशों को सही ठहराने का ही काम किया गया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि संन्यास वापस लें एबी डिविलियर्स, और ये स्टेटमेंट दिया है रवि शास्त्री ने। एबी डिविलियर्स जरूर सोमवार को केकेआर के खिलाफ खेली अपनी पारी से हैरान हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान से संन्यास से वापस आने और फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुरोध किया है। डिविलियर्स ने मात्र 33 गेंदों पर ही 73 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 6 छक्के लगाए थे। शास्त्री ने ट्वीट करके कहा कि सोमवार रात लोगों ने जो देखा वह अद्भुत था और आज उठने के बाद भी वही एहसास है। एबी डिविलियर्स इन कठिन परिस्थितियों में या फिर वैसे भी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आपकी जरूरत है। संन्यास से वापस आइए, आपकी वापसी से यह खेल और बेहतर होगा। तो ये आज का यानी 14 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।